नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा शेर शाह सूरी का दूसरा एपिसोड के बारे में। ठीक है, तो शेर शाह के पहले एपिसोड में हमने उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में देखे थे। उन्होंने उनका जन्म कब हुआ था, उनका कार्यकाल कितना था, उन्होंने कहाँ कहाँ तक अपने साम्राज्य को फैलाया था, इसको हम अच्छे से देखे थे। दूसरे पार्ट में हम उनके प्रशासन के बारे में देखेंगे, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए टैक्स लगाया था तो कितना टैक्स लगाया था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसा था, सड़कों को संचालित करने के लिए कैसी व्यवस्था थी, प्रशासन को उन्होंने कैसे चलाया था, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों, भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान का निर्माण करता है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है जिसे पीकर इंसान दहाड़ता है। ठीक है, तो क्या स्पष्ट होता है इससे? देखो, शिक्षा लेने से ना, शिक्षा का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, सरकारी नौकरी नहीं होता। ठीक है, तो शिक्षा का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, संविधान के बारे में, देश के नियम कानून के बारे में, वर्तमान सांसद विधायक, देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, हमारे विपरीत काम तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में अच्छे से हमें जानकारी हो जाती है शिक्षा से। शिक्षा का संबंध सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान से। ठीक है, तो जब हम शिक्षा लेते हैं ना, हमें एक्चुअल में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है सभी चीज़ों के बारे में। तो हमारे समाज के ऊपर जब प्रॉब्लम आता है ना, देश के ऊपर प्रॉब्लम आता है, तो हम खुलकर बोलने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। ठीक है, उस मतलब अंबेडकर का कहने का मतलब यही है कि जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आता है, देश के ऊपर, समाज के ऊपर, तो उस शिक्षा के माध्यम से हम बोलने लग जाते हैं, अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करने लग जाते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो शिक्षा से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। शिक्षा से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए दहाड़ते हैं, बोलने लग जाते हैं। उसका कहने का मतलब यही है अम्बेडकर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मेरे इस टीचिंग टॉक के माध्यम से आप सभी लोग जुड़े। आई बात समझ में? तो साथियों, हम पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में। प्रशासन क्या होता है? प्र प्लस शासन। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट तरीके से, शासन का मतलब होता है देखभाल करना। तो उत्कृष्ट तरीके से देखभाल करना ही एक्चुअल में प्रशासन होता है। आई बात समझ में? इसकी परिभाषा में कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ प्रशासन की परिभाषा को। तो साथियों, जैसे कि वर्तमान में ना दो तरह के प्रशासन चल रहे हैं हमारे देश में, केंद्र का और राज्य का। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार साथियों हम इसको पढ़ेंगे शेर शाह को। तो शेर शाह सूरी के प्रशासन भी ना दो आधारों पर संचालित होता था, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, जिसे हम प्रांत के तौर पर पढ़ेंगे, सूबा के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से वर्तमान में केंद्र में ना एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के अंडर में मंत्री है ना, मंत्री परिषद है, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय प्रशासन में हम देखेंगे कि सबसे प्रधानमंत्री का जगह यहाँ पे आएगा सुल्तान। आप मैचिंग करते जाना। तो आज के वर्तमान समय में मुखिया कौन है? देश का प्रधानमंत्री। तो शेर शाह सूरी के प्रशासन में सुल्तान देश का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो सुल्तान ही सभी मंत्रियों का, सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो सुल्तान ना जितने भी मंत्री थे पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए, तो उसका मुखिया था, उसकी शक्ति का केंद्र था। ठीक है, जिस प्रकार से वर्तमान मंत्री, जिस प्रकार वर्तमान मंत्री को मुख्य प्रधानमंत्री होता है देश में, ठीक उसी प्रकार से सभी मंत्रियों का मुखिया यहाँ पे आएगा सुल्तान। तो साथियों, जिस प्रकार से वर्तमान में गृह मंत्रालय है, वन विभाग है, ठीक है, विधि विभाग है, उसी प्रकार से यहाँ भी हम शेर शाह सूरी के प्रशासन में इन सभी विभागों को, इन सभी मंत्रालयों को अच्छे से देखेंगे जो सुल्तान के अंडर काम करते थे। ठीक है, तो पहला है साथियों दीवान-ए वजारत। तो दीवान-ए वजारत का मतलब होता है ऐसे विभाग जो टैक्स ग्रहण करता है। तो जो टैक्स आय के आमदनी से संबंधित जो देख रेख करते थे, उस विभाग का नाम है दीवान-ए वजारत। जो लगान और राजस्व से जुड़ा हुआ विभाग था, उसको हम कहेंगे दीवान-ए वजारत। ठीक है, दीवान-ए आरिज। तो दीवान-ए आरिज दरअसल आरिज अर्ज से बना है, जिसका मतलब होता है सैन्य। तो साथियों, शेर शाह सूरी के समय ना सैनिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि साम्राज्य को विस्तार के लिए सैनिक की होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि सैनिक ही तो युद्ध के माध्यम से साम्राज्य को विस्तार करते थे ना। तो इस विभाग का गठन इन्होंने किया था। ठीक है, तो दीवान-ए-आरिज का संबंध सैन्य व्यवस्था से है। साथियों, शेर शाह सूरी ना अलग अलग साम्राज्यों से, विदेश के शासकों से संबंध रखता था। ठीक है, तो जो विदेशी मामलों को जो देख रेख वाला विभाग था ना,
उसका नाम है दीवानी रसालत। आई बात समझ में। उसके बाद साथियों पढ़ेंगे हम दीवानी इंसा, जो पत्र व्यवहार का काम चलता है ना, जिससे कि आज के समय में संचार विभाग है, ठीक है, संचार विभाग, दूर एवं संचार विभाग। तो इसी प्रकार से साथियों पत्र व्यवहार है दीवानी इंसा, ठीक है। दीवानी एक काजी न्याय व्यवस्था को देखता था, ठीक है, ठीक है। और दीवानी बरिद, जिसका मतलब होता है गुप्तचर विभाग। तो उस साम्राज्य में जितने भी गतिविधियां होती थी, जो शेरशाह सूरी के विरुद्ध जितने भी बातचीत होती थी, शेरशाह सूरी के विरुद्ध जितने भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती थी, तो उसको गुप्त रूप से सूचना इसी विभाग के अंतर्गत शेरशाह सूरी को मिलता था। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार से वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री देश का मुखिया है, सभी मंत्रियों का मुखिया है, सभी मंत्रियों की शक्ति उन्हीं के पास है, सभी मंत्री उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शेरशाह सूरी के साम्राज्य में सुल्तान ही प्रधानमंत्री के बराबर काम करता था। इसके अंदर जितने भी विभाग हैं सब सुल्तान के अंडर में काम करता था, ठीक है। जिस प्रकार के साथियों वर्तमान में केंद्र का मुखिया कौन होता था, कौन है, प्रधानमंत्री, और राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है ना, ठीक उसी प्रकार से साथियों आज के राज्य को प्रांत के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो इस प्रांत को हम राज्य भी कह सकते हैं, सूबा भी कह सकते हैं, और इत्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो प्रांत और राज्य के नीचे क्या होता है, जिला होता है ना, तो इस जिले को सरकार कहते हैं इस प्रशासन में, ठीक है। तो इस प्रशासन में जिला में दो प्रकार के अधिकारी रहते थे, पहला है सैनिक अधिकारी और दूसरा है भू राजस्व की उगाही करने वाले अधिकारी, ठीक है। तो सिकदारा सैनिक अधिकारी थे, जो सैनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी इन्हीं को था। आई बात समझ में। साथियों भू राजस्व की वसूली के लिए, आय की लेखा जोखा के लिए मुंसिफ ए मुंसिफा की जिम्मेदारी थी। आई बात समझ में। तो दो प्रकार के अधिकारी जिला व्यवस्था में थे, सिकदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा। आई बात समझ में। जिस प्रकार से साथियों वर्तमान जिला के बाद ब्लॉक आते हैं ना हायरार्की में, ठीक उसी प्रकार से जिला के बाद ब्लॉक, जिसको इस चैप्टर में परगना के नाम से हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वही आता है। तो राज्य, प्रांत के बाद आता है सरकार, सरकार के बाद परगना, ठीक है, परगना के बाद आता है गांव, ठीक है। तो गांवों से मिलकर ही दरअसल परगना बनता है, परगना से मिलकर सरकार बनता है, सरकार से मिलकर प्रांत बनता है, प्रांतों से मिलकर केंद्रीय प्रशासन बनता है, ठीक है, साम्राज्य बनता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो जिस प्रकार के जिला व्यवस्था में हम देखे थे कि सैनिक अधिकारी थे, भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारी थे, ठीक उसी प्रकार से सिकदार जो सैनिक व्यवस्था से संबंधित काम करते थे, मुंसिफ जो भू राजस्व की उगाही के काम करते थे, ठीक है, ये परगना ब्लॉक में भी थे। साथियों इसके अंतर्गत दो क्लर्क थे, ठीक है, और एक पोतदार थे। पोतदार का मतलब होता है खजांची, खजांची का मतलब होता है खजाने को देख रेख करने वाले अधिकारी एक्चुअल में है। आई बात समझ में। गांव सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, तो आज भी वर्तमान में सबसे छोटी इकाई गांव ही होती है। आई बात समझ में। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के वर्तमान कॉन्सेप्ट को आप समझिए, राजनीतिक कॉन्सेप्ट, प्रशासनिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो जितने भी प्रशासन है ना, मुगल काल का प्रशासन, अफगान का प्रशासन, दरअसल लगभग सभी का मिलती जुलती ही प्रशासन है। आई बात समझ में। ये आपको मैं पिछले बार ही पढ़ा चुका था, दीवानी अरीज, दीवानी रसालत, दीवानी इंसा, दीवानी बरिद। जब सल्तनत काल का प्रशासन पढ़े थे ना, तो यही नाम बार बार आ रहा था, आप याद रखिए। तो मध्यकाल में जितना भी प्रशासन है ना, प्रशासन के विभाग, मंत्रालय लगभग सेम ही है। आपको ज़्यादा रखने की, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो साम्राज्य की विस्तार तो हो गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो साम्राज्य उस चलाने के लिए तो पैसा की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो अर्थव्यवस्था को बेहतर करना तो पड़ेगा ना। तो शेरशाह सूरी ने आय के बहुत सारे स्रोत बना दिए थे अपने काल में, ठीक है। तो आय का महत्वपूर्ण स्रोत था साथियों कृषि, ठीक है, जिसे हम भूमि कर कहते हैं। तो कृषि से उपज का कुछ भाग अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिए टैक्स के रूप में वसूलते थे। आई बात समझ में शेरशाह सूरी। तो साथियों कहते हैं कि कर, टैक्स इस काल में भूमि कर 1/3 था। 1/3 का मतलब होता है 33%। आई बात समझ में। ये हुआ 100, इसका 1/3 होगा 33%, ठीक है। तो 33% कृषि का एक टैक्स था। साथियों जमीन को ना 3 श्रेणी में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और निम्न। और उत्तम, मध्यम, निम्न के आधार पर, उपज के आधार पर ही टैक्स वसूला जाता था। आई बात समझ में।
साथियों भूमि को मापा जाता था ताकि एक बेहतर दिशा दे सके कृषि व्यवस्था को। ठीक है, तो भूमि के माप के लिए साथियों इन्होंने सिकंदरी गज या सन की डंडी प्रचलित की। इन्होंने, ये था 32 इंच, तो 32 इंच का डंडे के माध्यम से ये भूमि को नापता था। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने जजिया कर भी लगाया गैर मुसलमानों पर। ठीक है, इन्होंने व्यापार कर लगाया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाया ताकि बहुत सारे आवक बन सके साम्राज्यों को चलाने के लिए। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने सबसे पहले किसानों का पट्टा इन्होंने ही दिया। तो पट्टा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं ना, आदिवासी को पट्टा दिया, इस किसानों को पट्टा दिया करते। तो दरअसल पट्टा का कॉन्सेप्ट हमें शेर शाह सूरी से ही उपलब्ध होता है। तो पट्टा क्या होता है? दरअसल देखो, अगर कोई जमीन है ना, तो उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है, कितने हेक्टेयर में है, कितने एकड़ में है, उस कितने एकड़ में कितने क्षेत्रफल में किस किस्म का उपज का उत्पादन हो रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको एक पट्टा में, उस कागज में लिखा जाता है। तो वही है दरअसल पट्टा। तो जमीन के क्षेत्रफल कितना है, लगाई गई फसलों की किस्म कौन सी है, उपज कितना हो रहा है, इसको जिस कागज में लिखा जाता है ना, दरअसल वही पट्टा है। इसको आपको समझना चाहिए। साथियों शेर शाह सूरी ने साम्राज्य को विस्तार किया था, लेकिन उन्होंने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अच्छे से काम किया। तो सड़कों को सुचारू रूप से तो सड़कों को बेहतर ढंग से निर्माण का कार्य शेर शाह सूरी के साम्राज्य में आता है। ठीक है, तो साथियों इन्होंने सबसे पहले जो शाही सड़क था ना, शाही सड़क सिंधु से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक था। तो उनको पुनः निर्माण के लिए इन्होंने पुनः काम किया। ठीक है, तो जो शाही सड़क था ना, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में है, तो सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जो शाही सड़क था वो जर्जर हो चुका था। तो उस जर्जर हुई सड़क को पुनः निर्माण किया। ठीक है, इस शेर शाह सूरी ने। साथियों सिंधु से लेकर बंगाल तक के जो सड़क थी ना, उसको डलहौजी ने ग्रैंड ट्रक रोड कहा, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। साथियों इस जीटी रोड को वर्तमान में ना नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2 से हम जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया, पुनः निर्माण किया। दरअसल आई बात साथियों इन्होंने ना सराय की भी स्थापना की। सराय दरअसल क्या होता है, जब यात्री चलते थे ना, पैदल चलते थे, तो थक जाते थे, तो थकान को दूर करने के लिए एक जगह इसे विश्राम भवन बना देते थे। ठीक है, विश्राम करने के लिए एक जगह बना देते थे, वही है दरअसल सराय। सराय दरअसल साथियों यात्रियों की सुविधा के लिए प्रति 8 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। साथियों सबसे ज़्यादा सराय शेर शाह सूरी के साम्राज्य में बना था, जो 1700 था। सराय का मतलब होता है, अब्बास खान सरवानी जो इसके इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि इन सरायों का नियम था कि इनमें जो भी दाखिल होता था, इन सराय में जो भी आता था, जो भी दाखिल होता था, उसे सरकार की ओर से, ठीक है, उसके पद प्रतिष्ठा के अनुसार सुविधा मिलता था। जो जिस व्यक्ति की पद होता था, प्रतिष्ठा होता था, उसके अनुसार उनको सुविधा दी जाती थी, उनको भोजन परोसा जाता था, उनकी व्यवस्था करती थी। आई बात समझ में। तो पद प्रतिष्ठा के अनुसार जो उच्च पद पे था उसे अच्छे से परोसा जाता था, खाना वगैरह। ठीक है, तो दरअसल यह विश्राम भवन है सराय, मतलब रहने का एक ठिकाना है। ठीक है, साथियों इन्होंने आगरा से लेकर जोधपुर और जोधपुर से लेकर चित्तौड़ तक का भी सड़क का निर्माण किया। इन्होंने लाहौर से मुल्तान तक का भी सड़क का निर्माण किया। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लोक निर्माण विभाग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था शेर शाह सूरी। आई बात समझ में। साथियों न्याय व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त था शेर शाह सूरी के साम्राज्य में। ठीक है, तो अब्बास खान सरवानी कहते हैं, आप इससे ही समझ सकते हो कि उस समय न्याय व्यवस्था कितनी अच्छी थी, चोर डकैत बहुत ज़्यादा डरते थे। तो अब्बास खान शेरवानी कहते हैं, व्यंग करके कहते हैं कि अगर कोई जर्जर बूढ़ी महिला भी अगर रात को अपने सिर पर सोने से लदे हुए टोकरी लेकर भी चलते हैं ना, आधी रात को, तो किसी चोर के, किसी डकैत का हिम्मत नहीं होता था कि उस बूढ़ी से बदतमीज कर या फिर उस सोने के गहने को लूट सके। तो इस कहने का मतलब होता है कि शेर शाह सूरी के द्वारा दिया जाने वाला दंड से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, खासकर चोर और डकैत। तो किसी चोर डकैत की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी प्रकार से भी चोरी किया जाए। तो इस
इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की न्याय व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। आई बात समझ में। साथियों न्याय ना काजी करते थे, ठीक है, न्याय है मतलब दीवान काजी, ठीक है, तो न्याय करने का काम है दीवान काजी, लेकिन इस काजी से ऊपर सुल्तान था, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। साथियों शेर शाह सूरी के साम्राज्य में ना वर्तमान गांव में फौजदारी और जो दीवानी मामले का निपटारा था ना, उसका निपटारा जमींदार और पंचायत ही करते थे। आई बात समझ। न्याय करने के लिए तो काजी थे ही, लेकिन गांव में फौजदारी और दीवानी मामले का जो भी मामला आता था उसको उस क्षेत्र के जमींदार निपटा ही देते थे। जैसे वर्तमान में पटेल होते हैं ना, छत्तीसगढ़ में पटेल होते हैं, तो पटेल ना कोई भी मामला होता है छोटा मोटा मामला उसको निपटा देते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से शेर शाह सूरी के समय में भी जमींदार और पंचायती छोटे मोटे मामलों को निपटा देते थे, लेकिन बड़े मामले के लिए वो काजी के पास जाते थे, ठीक है। शेर शाह सूरी ने छूट बोल दिया था कि अगर किसी व्यापारी को कोई तकलीफ होता है, क्षति पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के जमींदार की है। आई बात समझ में। इससे स्पष्ट होता है कि न्याय व्यवस्था काफी बेहतर था, ठीक है। साथियों साम्राज्य का तो बहुत ज्यादा लेवल में फैला चुका था ये शेर शाह सूरी, तो इसके पीछे का कारण है क्या, इसको हम देखेंगे। तो साथियों इन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए सिपाहियों की सीधी भर्ती शुरू किया। आई बात समझिए। तो और प्रत्येक सिपाहियों का इन्होंने व्यक्तिगत वर्णन अपने पास रखा था, उसे हम चेहरा कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सिपाही का व्यक्तिगत वर्णन मिलता है जिसे चेहरा कहते हैं, ठीक है। साथियों 1.5 लाख घुड़सवार थे शेर शाह सूरी के पास और 25,000 की तकरीबन पैदल सेना। आई बात समझ में। तो साथियों मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया हूँ। साथियों शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ना वर्तमान बिहार के सासाराम में पड़ता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना, क्योंकि 70 से 75% लोग वही देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बुलंद कीजिए ताकि मैं हर रोज़ आपको वीडियो बना सकूं। क्योंकि देखो मैं रोज़ वीडियो बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट हूं। आई बात समझ में। तो मैंने भी बहुत बड़ा लक्ष्य सेट किया है, तो टाइम देना पड़ता है उसको भी, ठीक है। तो साथियों मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना और अच्छे से सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।